नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम आपके शरीर से जुड़ी तमाम बीमारियों और रोगों के बारे में उनके इलाज और बचाव पर चर्चा करते हैं विशेषज्ञ से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपांकर लहरिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू स्वदेश की पूरी टीम को इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। जी सर, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ बहुत आम होती जा रही है। लगभग हर घर में किसी न किसी व्यक्ति है जो डायबिटीज़ से प्रताड़ित है। तो ऐसे में डायबिटीज़ क्या है, किस तरह से ये होती है और क्या कुछ इसके शुरुआती लक्षण रहते हैं? बहुत बारीकी से हम ये समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, ताकि दर्शकों को ये समझ में आए कि ये क्या है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वह है जिसमें शरीर में इंसुलिन यानी वह हार्मोन जो शुगर को कंट्रोल करता है खत्म हो जाता है। ये अधिकतर बच्चों में होती है और इसमें केवल इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज वह डायबिटीज होती है जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता। जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि उसे डायबिटीज हो गई है, तो ज्यादातर अर्थ उसका यही निकलता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज है। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी को डायबिटीज है? अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है, बार बार प्यास लगती है, उसको कोई घाव हो गया है जो सही से नहीं भरता है, या अन्य कोई लक्षण है, तो उसको अपने शुगर का चेकअप कराना चाहिए। अगर उसकी शुगर 200 से ऊपर आ रही है और उसका HbA1c नाम का टेस्ट 6.4 से ऊपर है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसको डायबिटीज है और उसे डॉक्टर से मिलकर इलाज लेने की जरूरत है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो है किसी भी तरह से हो सकते हैं, फिर चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ जो है वो अब मिल जा रही है, उसके शरीर में डायबिटीज़ है, तो किस तरह के उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसको ठीक करने के लिए और शुरुआती तौर पर, ताकि आप डायबिटीज़ से बचे रहे, इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, ये दो पहलू हैं सवाल के। जी, पहला तो ये कि बचे रहने के लिए क्या करना है। कई गाइडलाइन तो आजकल ये भी एडवोकेट करती है कि 40 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को, चाहे उसे लक्षण हो या ना हो, उसे साल में एक बार अपना शुगर का चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर उसे शुगर की बीमारी है और शुरुआती स्तर पे है, तो बिना दवाइयों के डाइट और लाइफ स्टाइल के जरिए उसे वो कंट्रोल कर सके। हाँ, कई बार ओपीडी प्रैक्टिस में, क्लिनिक में ऐसे मरीज भी आते हैं जो जब आते हैं या जिनको पता नहीं था कि उनको शुगर है, लेकिन जब शुगर चेक की जाती है तो उनका शुगर के लेवल 400-500 निकलता है, या फिर जो HbA1c जो हमें बताता है कि शुगर की बीमारी कितनी बिगड़ी हुई है, वो 13-14 निकलता है। तो अगर किसी मरीज की शुगर शुरू से ही बिगड़ी हुई निकलती है, तो उसको तो सीधे डाइट और लाइफ स्टाइल के अलावा दवाइयों पर शुरू करना पड़ेगा। पर अगर उसकी शुगर शुरुआती तौर पर बिगड़ी हुई है, तो ऐसे मरीज को अपने खाने पीने में परिवर्तन करके और अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करके अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं? सबसे जरूरी है वजन को नियंत्रित करना। आजकल जो ओबेसिटी के केसेस बढ़े हैं, उससे डायबिटीज के मरीज काफी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, साथ में ही मरीज को अगर स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो उससे भी बचाव करना चाहिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो है वो बचाव करना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि आहार और व्यायाम ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया भी कि फूड और एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। ऐसे में दवाइयों का कितना रोल रहता है, और जो लाइफस्टाइल है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए या फिर डायबिटीज़ का प्रिकॉशंस के लिए, वो कितना असर डालती है? जी देखिए, अगर मरीज के बारे में हमें सटीक आकलन है जी कि मरीज को जो डायबिटीज है वो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है और ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं है, उदाहरण के लिए HbA1c 6.5 से 7 तक है, तो इस तरह के मरीज को शुरू में बिना दवाइयों के 3 महीने डाइट और लाइफ स्टाइल से ही कोशिश करनी चाहिए। अगर डाइट और लाइफ स्टाइल की पूरे प्रयास के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में बताया कि अगर मरीज की शुगर पहले से ही इतनी बढ़ी हुई आती है, जैसे मान लो 400 या 500 शुगर पर वो डॉक्टर से मिलने आता है, तो फिर डॉक्टर के हाथ में भी दवाइयां लिखने के अलावा और कोई चारा नहीं है, अदरवाइज शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी।
जी, सर क्योंकि डायबिटीज़ पहले तो हम देखते थे कि बढ़ती उम्र के साथ कहीं 1-2 लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल जो है कई छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिल रही है, जो कि चौंकाने वाली बात भी है। तो आखिर क्या कुछ कारण है कि ये छोटे बच्चों में भी इतनी आम होती जा रही है? और छोटे बच्चे जो है ख़ास करके क्योंकि माता-पिता जो है उनके कंट्रोल करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो माता-पिता को ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए जिन छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, उनके लाइफ़स्टाइल में? जी, जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि डायबिटीज दो तरह की है, टाइप 1 और टाइप 2। मुख्य रूप से छोटे बच्चों में, मतलब छोटे मतलब हम बात करें जिनके जन्मजात अभी जन्म हुआ है या फिर 2-3 साल के हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 जिनमें एक तरह से पैंक्रियास बिल्कुल इंसुलिन नहीं निकाल पाता है। तो इस तरह के मरीज के लिए तो थोड़ा टाइप 2 की तुलना में दिक्कत ज्यादा मानी जाती है, और इनके माता पिता को शुरू से ही इनका इलाज डॉक्टर से मिलकर इंसुलिन थेरेपी के जरिए शुरू करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम सवाल के इस हिस्से को देखें कि बच्चों में बढ़ रही है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है फास्ट फूड कल्चर की वजह से, बच्चों में मोटापा काफी देखने को मिल रहा है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज कई बार एडल्ट में 40 साल के बाद मिलती थी पहले, वो आजकल 15 से 20 साल तक के बच्चों में भी मिल रही है। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि अपने बच्चों के खान पान और खासकर वजन पर विशेष निगरानी रखें, जिससे कि डायबिटीज को हम अपने भारत में इतना बढ़ने नहीं दें। जी, सर इसी के साथ अगर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल अगर थोड़ी नीचे लेवल पर डायबिटीज़ तो लाइफ़स्टाइल में चेंजेस के साथ सुधार हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर है तो फिर दवाइयाँ जो है वो कंपल्सरी हो जाती है। तो इसके साथ और कौन-कौन से उपाय हैं, कौन-कौन से ट्रीटमेंट के वेज़ हैं जिससे कि डायबिटीज़ ट्रीट की जा सकती है? और किस तरह का चेंजेस या एडवांसमेंट जो है वो इस ट्रीटमेंट में देखने को मिल रही है? देखिए, क्या होता है कि डायबिटीज में जो मेडिसिन दी जा रही है ना, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे नई नई दवाइयों की खोज की जा रही है, और काफी बेहतर दवाइयां आ रही हैं जिनके साइड इफेक्ट काफी कम है और इफेक्ट अच्छे खासे। तो इंसुलिन थेरेपी के अलावा मेडिसिन में भी काफी सारी न्यू मॉडलिटीज आई। पर आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को ये जरूर बताना चाहूंगा कि इलाज का सर्वोत्तम यानी सबसे ज्यादा फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जो इलाज डायबिटीज शुरू होने के पहले 5 साल के अंदर शुरू कर देता है। और खासकर पहले 2 साल के अंदर जो व्यक्ति इलाज को शुरू करता है, उसके लंबे समय खासकर 20-25 सालों तक सही बने रहने के और कॉम्प्लिकेशन ना होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। हाँ, हम कुछ नोवेल थेरेपी की बात करें, जैसा कि आपके सवाल था कि इंसुलिन थेरेपी और आर्टिफिशियल पैंक्रियास वगैरह, वो काफी एक कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर और दिल्ली वगैरह में यूज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जब जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इलाज ही नहीं ले पा रहा है और इलाज लेता ही नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो शुरुआत होते ही तुरंत इलाज लें। जी, सर अगर बात करें आपने बताया कि जो है 5 साल के अंदर इलाज ले लेना चाहिए, लेकिन इलाज की बात करें तो हिंदुस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि हर बीमारी का कहीं न कहीं एक घरेलू इलाज बन जाता है, जो हालाँकि बाद में देखा जाता है कि काफ़ी हानिकारक बन गया। ऐसे में डायबिटीज़ के लिए वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और जो घर पे घरेलू इलाज या फिर घरेलू नुस्खे नहीं होने चाहिए? देखिए, कुछ घरेलू नुस्खे जैसे करेले वगैरह बहुत लंबे समय से लोग यूज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि सारे घरेलू नुस्खे खराब हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी भी एक थेरेपी को पूर्णतः सही मानना और दूसरी थेरेपी को पूरी तरह से नकार देना बहुत गलत है। आज जनरल पब्लिक में ये परसेप्शन है कि डायबिटीज के मरीज की अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो वो कभी बंद नहीं होगी। ऐसा परसेप्शन बना कैसे? ऐसा इसलिए बना क्योंकि मरीज अधिकतर जब शुगर बिगड़ जाती है तो वही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और उस स्थिति में दवाइयों को जारी रखने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं। तो घरेलू नुस्खे जरूर अपनाएं, कोई इसमें बुराई नहीं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खों के साथ में डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां और परहेज को जरूर ध्यान रखें। कई मरीज, जैसा कि मैं आपको उदाहरण के सहित बताऊंगा कि मरीज मेरे पास आया जिसकी शुगर थी 350 एवरेज शुगर, उसके बाद जैसे हमने दवाइयां दी तो उसकी शुगर नियंत्रित हो गई, लेकिन नियंत्रित होते ही शुगर उसने दवाई बंद कर दी। अब इसके बाद जब वो 2 साल बाद दोबारा आया तो उसकी शुगर फिर से 450-500 हो गई। तो किसी भी एक थेरेपी को जब तक हम कंटिन्यूअस नहीं लेंगे तब तक उसका पूरा लाभ हमें
मिल नहीं पाएगा। तो मैं जनरल पब्लिक से अपील करूंगा कि लोकल यानी अपने देशी नुस्खे अपनाने से पहले डॉक्टर से जरूर राय लें। जी, सर ये तो रही डायबिटीज़ की बात, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, उस तरह से लोगों की लाइफ़स्टाइल में भी तेज़ी आने तो देख रहे हैं हम। वर्क स्ट्रेस लोगों का बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सर हाइपरटेंशन को लीड कर देती है। लोगों में जो हाइपरटेंशन के केसेस है या जो हाई बीपी है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या कुछ इसके कारण हैं और किस तरह से जो अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी की बात करें तो आखिर सबसे पहले ये है क्या और किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर का होता है वो दो हिस्सों में होता है। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी जिसे कहते हैं 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg 120/80 हम इसे कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जाने लगता है जी। तो हम इसको बीपी की बीमारी कहते हैं। बीपी की बीमारी के रिस्क फैक्टर भी यानी वो कारण जिनसे कि बीमारी पनपती है लगभग सेम है जो डायबिटीज के हैं, जैसे बढ़ता वजन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्लीप साइकिल का डिस्टरबेंस होना, एंजाइटी। तो हम देखेंगे कि आजकल यंग पॉपुलेशन 20 से 25-30 साल के लड़कों तक में ये सारे फैक्टर इतने मिलते हैं जिसकी वजह से बीपी की बीमारी बढ़ रही है। जी सर, लेकिन क्या कुछ इसको प्रिकॉशंस किस तरह से इसके ले सकता है या कौन से लाइफस्टाइल में वो चेंजेस किए जाए जिससे कि खासकर कि जो यंग पीपल है, पहले देखते थे कि उम्र के साथ ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आजकल तो बहुत युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो उनमें जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत दिखने को मिल रही है। तो वो खासकर से किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन से चेंजेस अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं जिसकी वजह से इसका बचाव किया जा सके? जी देखिए, फास्ट फूड और जंक फूड का जितना संभव है कम से कम सेवन या बंद रखना चाहिए। जी। स्मोकिंग को टोटल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल को बंद करना चाहिए। नींद 6 से 8 घंटे की जरूर लेना है। अपने वर्क और घर के लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है। अगर एक्सरसाइज या योगा करना चाहते हैं, खासकर मॉर्निंग एक्सरसाइज जो 15 से 30 मिनट की होती है, उसका काफी फायदा है। हालांकि मैं कहूंगा सर्दियों में थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज से बच सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये जो मैंने 6-7 चीजें बताई इनको अपनाकर हम बीपी की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। जी सर, हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जो हाई बीपी होता है वो दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, तो किस तरह से जो ये हाइपरटेंशन है वो किस तरह से दिमाग पर असर डालता है और उससे क्या क्या कुछ दिक्कतें हैं जो शरीर में बन सकती हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। हाई बीपी यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर काफी एक सीमा से बाहर पहुंच जाता है, जैसे 190 या 200 ऊपर का बीपी, तो दिमाग में खून की नस फटने यानी ब्रेन हेमरेज होने का चांस बन जाता है। जी। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई मरीज तो जब अस्पताल पहुंचते हैं जब ब्रेन हेमरेज या लकवे की समस्या के साथ, तब वो बताते हैं कि उनको तो पहले से उनकी बीपी की समस्या के बारे में पता ही नहीं था और सीधे उनका बीपी 190 या 200 तक पहुंच गया, जो बताता है कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने लक्षणों को कुछ हद तक नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हल्के फुल्के सिरदर्द और हल्के फुल्के चक्करों को हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं और इस वजह से कई बार समस्या इस स्तर पर पहुंच जाती है कि मरीज को सीधे भर्ती की नौबत पड़ जाती है। जी सर, आपने कहा कि लक्षणों को हम अक्सर जो है नकार देते हैं, तो अगर बात करें उन लक्षणों की तो ऐसे और कौन कौन से, क्योंकि आपने बताया कि हल्का सर दर्द या चक्कर, तो इसके साथ साथ और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो है तो हाइपरटेंशन में या फिर जब वो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें समय होते हैं? देखिए, जब भी कभी बीपी बढ़ेगा तो मरीज को सिर दर्द, चक्कर, छाती में दर्द, घबराहट, कई बार गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है, पूरे हो सकता है इनमें से 2 या 3 लक्षण आए। लक्षणों की सीवियरिटी यानी कितने ज्यादा तीव्र लक्षण आ रहे हैं ये मरीज 2 मरीजों में भी अलग अलग निर्भर कर सकते हैं। पर हाँ, जब भी मरीज को इनमें से कुछ मिलते जुलते लक्षण मिले हैं तो मरीज को जरूर अपना ब्लड प्रेशर किसी नजदीकी डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि अक्सर जो है नज़दीकी डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, लेकिन अगर क्या कोई ऐसी परिस्थिति बहुत इमरजेंसी हो जाए तो किस तरह से जो पेशेंट है उसको घर पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हॉस्पिटल सही सलामत पहुंच पाए, या फिर किस तरह से बीपी को भी रेगुलर टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वो कौन सा टाइम पीरियड रहेगा जिस टाइम पीरियड में रेगुलर अपना बीपी जो है लोगों को देखना चाहिए और फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए? ठीक सवाल है आपका।
हालांकि देखिए, जब भी कभी अगर इमरजेंसी वाली बात होगी, जैसे आपने कहा कि दिमाग पर असर आता है, तो मैंने कहा ब्रेन हेमरेज वाली, तो उस स्थिति में तो तुरंत हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि बात यह है, अगर चेक करने के लिए मरीज को बोलते हैं तो उससे सिवाय पैनिक के कुछ और नहीं फैलता। मरीज को हफ्ते में 2 बार अपना बीपी तब चेक कराना चाहिए जब वो आराम की स्थिति में हो, और जहां तक संभव हो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट की तुलना में मैनुअल वाले बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक किया जाना चाहिए। जी सर, ये तो हाइपरटेंशन की बात है, लेकिन अगर आपने बताया कि बहुत इमरजेंसी की जब स्थिति हो, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई बार रात को अचानक से लोगों के बीपी बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ऐसे में वो क्या कुछ प्रिकॉशंस लें? बीपी अगर घट जाता है यानी 90-60 की नीचे चला जाता है, तो उस जी। स्थिति में नमक और पानी का घोल लेके वो उसको बढ़ा सकते हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति को बिस्तर पर सीधे लेटा देना चाहिए, थोड़ा सा पैर ऊपर करके। लेकिन हाँ, बढ़े हुए बीपी में मैंने कहा ना, जब तक ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर के द्वारा चेक नहीं कर लिया गया हो कितना है, जी। तब तक सीधे दवाई देना उचित नहीं है। हाँ, जी। अगर मरीज को पता ही है कि उसको बीपी की समस्या है और उसने दवाई नहीं ली है, तो जरूर दवाई दी जा सकती है। जी। और हाँ, ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अधिकतर मरीजों का ब्लड प्रेशर सुबह के समय बढ़ता है, यानी सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो इसीलिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस ज्यादातर मॉर्निंग में मिलते हैं। तो इसलिए सर्दियों में तो जो भी बीपी के मरीज हैं उनको अपनी दवाइयां बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। जी सर, अगर खान पान की हम बात करें, क्योंकि आपने कहा था कि डायबिटीज़ में जो लाइफस्टाइल है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, कंट्रोल में हो या फिर ओवरफ्लो में। ऐसे में जो पेशेंट्स है जिनका हाई बीपी है या जिनका लो बीपी है, तो उनको अपनी लाइफस्टाइल में या फिर अपने डाइट में स्पेशली क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की डाइट या खाना उनको खाना चाहिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को तो नमक का सेवन घर के बाकी लोगों की तुलना में आधा रखना होता है, और बाकी संतुलित मात्रा में हेल्दी डाइट को पूरी तरह से ले सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को यस, नमक घर के लोगों की तुलना में थोड़ा जी। इसी के साथ सर, क्योंकि हमने हाइपरटेंशन की बात की, डायबिटीज़ की बात करी, लेकिन एक और बीमारी जो बहुत आमतौर पर सुनने को मिलती है वो है थायराइड। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आखिर ये थायराइड है क्या, किस तरह से ये होता है और क्या कुछ लक्षण शुरुआती तौर पर या फिर इसके रहते हैं? जी, थायराइड की समस्या मुख्य रूप से 2 तरह की है, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी, जी। और हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की अधिकता। हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन की कमी वाली समस्या पर, क्योंकि अधिकतर लोग जब उन्हें बोलते हैं कि उनको थायराइड हो गया है, तो उनको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी होती है। इसमें वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन रहना, कब्ज रहना, त्वचा सूखी रहना, कई बार नींद नहीं आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कुछ या सारे लक्षण आ रहे हैं, तो उसे अपना थायराइड का चेकअप करा के डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। जी। और सर, इसके प्रिकॉशंस की अगर बात करें, इसके बचाव किस तरह से रहेगा जिनको ये लक्षण नहीं आ रहे, या लेकिन फिर से बचाव किस तरह से? मुख्य रूप से जी आयोडीन वाले नमक की कमी से होता था जी, और होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो आज से 20-25 साल पहले तक जब आयोडीन वाले नमक की उपलब्धता बहुत कम थी, तो उस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूंगफली जैसी चीजों की मनाही की जाती थी। पर अगर हम देखें, आजकल लगभग हर घर में आयोडाइज्ड नमक मिलता है, इसलिए परहेज का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं कहा जाएगा। जी। और सर, हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि बहुत से, चाहे इसको मिथ कह लीजिए कुछ भी, कि थकान से थायराइड बढ़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ जो रोल है वो थायराइड का असल में रहता है? नहीं, ये एक्चुअली ये सही स्टेटमेंट नहीं है। जी। थायराइड से थकान होती है, थकान से थायराइड नहीं बढ़ता। जी। हाँ, ये है कि अगर व्यक्ति पूरे टाइम लेजी रहता है, थका हुआ रहता है, तो उस स्थिति में उसका वजन बढ़ता है। वजन बढ़ेगा तो धीमे धीमे थायराइड होने का चांस बढ़ता जाएगा।
जी। और सर लाइफस्टाइल में अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड किस तरह से जो थायराइड के लिए है लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? थायराइड के लिए सबसे जरूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वजन को नियंत्रित करना। एक बार अगर आपका वजन कंट्रोल होने लगा, बीएमआई जिसे हम कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से जितना ऊपर जाता जाएगा, थायराइड होने का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैं सभी को ये सलाह दूंगा, सबसे पहले तो फास्ट फूड और जंक फूड को त्याग कर अपना वजन घटाने पर ध्यान दें। थायराइड की समस्या धीमे धीमे नियंत्रित होती जाएगी। जी। सर जैसा कि हमने तीनों बीमारियों में देखा और ये तीनों वो बीमारियां हैं जो काफ़ी आम होती जा रही है। कहीं ना जी, कहीं इन तीनों बीमारियों में ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। ओबेसिटी है जो इनको लीड करती है। लेकिन आज के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि ओबेसिटी किस तरह से लोगों में बढ़ती जा रही है। तो उसके क्या कुछ ट्रीटमेंट रहेगा, क्या कुछ उसके लिए प्रिकॉशंस रहेंगे और किस तरह से ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? सही बताया जाए, ओबेसिटी को डायरेक्टली कम करने, यानी मोटापे को कम करने के लिए कोई परफेक्ट दवाई तो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। जी। क्योंकि अगर एक ही परफेक्ट दवाई होती तो हर कोई व्यक्ति उसी दवाई को खा रहा होता, उसका वजन कंट्रोल हो जाता। तो इसमें जो डायबिटीज के लिए हमने बात की, डाइट और लाइफ स्टाइल, उसी का रोल है। लाइफ में से स्ट्रेस घटाना, मॉर्निंग का जंक फूड को त्यागना है, स्मोकिंग बिल्कुल टोटल 100% त्याग देने चाहिए। और इन सब चीजों को ध्यान रख के व्यक्ति अपने वजन को नियंत्रण में कर सकता है। जी। सर आखिर में वो कौन सी चीज़ें रहेंगी या वो कौन सी टिप्स रहेगी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए? जी, जैसा कि हमने देखा कि हमने दवाइयों के बारे में ज्यादा बातें नहीं की, हमने जी। लाइफ स्टाइल की बातें की। तो सच तो यही है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तीनों ही बीमारियां जिस पे हमने बात की, तीनों बीमारियों में जो सार निकल के आता है कि अगर हम अपनी डाइट को सही रखते हैं, हम व्यसनों को त्याग देते हैं और लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखते हैं, तो तीनों बीमारियां होने के चांस भी कम रहेंगे और हम लंबे समय तक स्वस्थ भी बने रहेंगे। तो जी। मैं सभी स्वदेश 24/7 के दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि मुख्य रूप से तो इन्हीं चीजों पे ध्यान दीजिए। दवाइयों की जरूरत शायद हो सकता है भविष्य में आपको पड़े ही नहीं। जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू स्वदेश 24/7 टीम के। जी थैंक यू सर। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।